नमस्कार। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में हम द्वितीय सेमेस्टर डीएलएड के प्रशिक्षुओं के लिए हिंदी विषय के अंतर्गत शब्द भेद एक प्रकरण लेकर के उपस्थित हुए हैं, जो आपके पाठ्यक्रम का चौथा और जो छठवां चैप्टर है उसको सम्मिलित रूप से प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज की कक्षा में शब्द भेद। हिंदी में शब्द के जो प्रभेद हैं, विभेद हैं, बंटवारा किया गया है, विभाजन किया गया है, वो किन किन आधारों पर किया गया है ये देखने का प्रयास करते हैं। पहला आधार है उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर, यानी शब्द उत्पत्ति कैसे हुए, उनके क्या क्या स्रोत रहे, क्या क्या रिसोर्सेस रहे, कहां से लिए गए हैं वो, और क्या उसका इतिहास रहा है। अगर इस आधार पर हम देखें तो मुख्यतः 5 प्रकार के हैं शब्द। पहला है तत्सम। तत्सम का अर्थ है तत्सम, उसके जैसा, यानी किसके जैसा? संस्कृत के जैसा। यानी वे शब्द जो परंपरा से, संस्कृत से शब्दों से, संस्कृत भाषा से हूबहू ले लिए गए, उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि शब्द है, आप देखेंगे कि जो अग्नि है वो तत्सम शब्द है। हस्त है, जो हस्त शब्द है वो संस्कृत का शब्द है और तत्सम है। लेकिन अगर हम तद्भव की बात करें, इसका दूसरा जो विभेद है तद्भव, उसके जैसा, यानी वे शब्द जो संस्कृत परंपरा से सीधे सीधे न लेकर के बल्कि पाली, प्राकृत, अभ्रंश से होते हुए जब आते हैं तो तद्भव की श्रेणी में रखे जाते हैं। जैसे हम अग्नि को ही देखें तो यहाँ पे हिंदी में एक शब्द है आग। हस्त का जो है, हस्त का जो शब्द है हाथ हो जाएगा। यानी वे शब्द जो और भाषाओं से होते हुए उसका रूप इस प्रकार से परिवर्तित हुआ है कि अब वो नहीं पता चलते हैं कि संस्कृत का आधार है कि नहीं है, तो उन शब्दों को हम तद्भव की श्रेणी में रखते हैं। इसी क्रम में तीसरा जो है देशज या देशी। जैसा कि आप शब्द से ही देख रहे हैं कि वे शब्द जिनकी उत्पत्ति देश काल में हुई हो, कोई उसका सार्थक अर्थ होते हुए भी उसका उत्पत्ति का आधार न पता चलता, उन्हें हम देशज या देशी शब्द कहते हैं। जैसे एक शब्द है लोटा, ये देशज शब्द है। इसी तरीके से पगड़ी एक शब्द है, वो देशज शब्द है। तो हम ऐसे शब्दों को देशज की श्रेणी में रखते हैं। अगला जो बंटवारा है या विभाजन है वो विदेशज या विदेशी या आगत, यानी वे शब्द जो हिंदी भाषा में अनेक विदेशी भाषाओं से, चाहे वो अंग्रेजी हो, अरबी हो, फारसी हो, तुर्की हो, पोस्तो हो, बहुत सारी विदेशी भाषाएं हैं जिससे हिंदी ने अपने में शब्द समाहित किए हैं। जैसे आजकल के जितने शब्द आप प्रयोग करके देखते हैं अधिकांशतः अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। ऑफिसर है, स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, ये जितने भी शब्द हैं ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। उसी तरीके से अरबी के, फारसी के या पोस्तो के, तुर्की के, फ्रांसीसी फ्रेंच भाषा के और पुर्तगाली के, चीनी के, जापानी के, बहुत सारी विदेशी भाषाओं के शब्द जो है हिंदी में आ गए हैं और घुल मिल गए हैं। ये हिंदी भाषा की सामासिक शैली है। तो जो वे शब्द जो विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में सम्मिलित होकर उन्हें विदेशज की श्रेणी में रखते हैं। अब हम देखेंगे अगला संकर शब्द या मिश्रित शब्द भी इनको कहते हैं, यानी वे शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं उन्हें हम मिश्रित शब्द या संकर शब्द कहते हैं। जैसे छायादार, एक शब्द है छायादार। यहाँ पे छाया जो है वो संस्कृत का शब्द है और दार जो शब्द है फारसी शब्द है, तो ये दो भाषाओं का मेल है इसमें। उसी तरह से रेलगाड़ी, रेल जो है आप जानते हैं अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी हिंदी शब्द है। तो इस तरीके से ये संकर भाषा, संकर की श्रेणी में रखा जाएगा ये शब्द है। तो ये इतिहास, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों का विभाजन है। अब हम अगले क्रम की तरफ चलेंगे, व्युत्पत्ति, रचना या बनावट। जब शब्दों को हम और अधिक प्रभावशाली बनाने की कोशिश करते हैं या नए शब्दों की रचना करते हैं तो उसके क्रम में व्युत्पत्ति होती है, यानी उत्पत्ति के आधार पर व्युत्पत्ति होता है। फिर ये हम रचते हैं और उसको बनाते हैं जब, तो इस वर्ग के शब्दों की उत्पत्ति होती है। इसमें मुख्यतः 3 शब्द है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब पहला हम देखते हैं रूढ़ शब्द, यानी वे शब्द जो परंपरा से चले आ रहे हैं और जिनको हम अगर विभाजित करें या उनको 2 शब्दों में तोड़ने की कोशिश करें तो उसका अर्थ कोई सार्थक नहीं होगा। जैसे नाक शब्द है, तो नाक को हम अगर तोड़ेंगे तो ना और क, इसका कोई विशेष अर्थ नहीं होगा। जैसे चावल शब्द है,
तो हम चावल कहें तो चा और वल, तो इसका भी कोई अर्थ नहीं होगा। यानी वे शब्द जिसको विभाजित करने पे दोनों खंडों का कोई सार्थक अर्थ न हो, उसे हम रूढ़ शब्द की श्रेणी में रखते हैं। दूसरा है यौगिक। यौगिक शब्द का मतलब है कि योग होना, दो या दो से अधिक शब्दों का जब मेल होगा तो वहां यौगिक शब्द की उत्पत्ति होगी, यौगिक शब्द का निर्माण होगा। जैसे विज्ञान शब्द है, आप जानते हैं विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, वि प्लस ज्ञान, वि धन ज्ञान, यानी व्यवस्थित जो ज्ञान है वो विज्ञान है। या विद्यालय जो शब्द है, विद्या का आलय। तो इस तरीके के जो शब्द हैं वो यौगिक शब्द की श्रेणी में आएंगे, यानी दो या दो से अधिक शब्दों को जब हम जोड़ते हैं और उनका अलग अलग अर्थ हो तो उसे हम यौगिक शब्द कहेंगे। तीसरा है योग रूप। इसमें भी दो शब्द जुड़ेंगे, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि इसका जो शब्द होगा वो परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए निर्धारित कर दिया गया है, वो रूढ़ हो गया है। योग भी है और रूढ़ भी हो गया है। रूढ़ का मतलब आप जानते हैं कि जो रूढ़िया, जैसे कहा गया कि हमारे समाज की रूढ़ी है, यानी परंपरा से चली आ रही है। जैसे एक शब्द है पंकज। पंकज का अर्थ हुआ पंख प्लस ज, यानी कि जो कीचड़ में उत्पन्न होता है उसे हम पंकज कहते हैं। बहुत सारे जीव जंतु जो है कीचड़ में उत्पन्न होते हैं, जैसे मछली है, मेढक है। लेकिन अब जो है पंकज शब्द का प्रयोग विशेषतः खास तौर से कमल के लिए होता है। तो ये योग रूढ़ शब्द का जो है उदाहरण है। तो ये जो है व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर बातें कही है। तीसरा जो शब्द प्रयोग है ये रूप, प्रयोग, व्याकरण या विकार के आधार पर चारों बातें कही हैं। हम रूप को कहें, प्रयोग कहें, व्याकरण कहें या विकार के आधार पर शब्दों के जो विभेद है वो मुख्यतः दो प्रकार के हैं। पहला है विकारी, दूसरा है अविकारी। विकारी यानी वे शब्द जिनके ऊपर लिंग, वचन और कारक का प्रभाव पड़ता है और उनके रूप में, संरचना में परिवर्तन हो जाता है, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे मैं कहा हूं अगर कि लड़का जाता है और फिर हम इसी को स्त्रीलिंग में अगर बदलें तो लड़की जाती है, तो लड़का का लड़की हो गया, जाती है हो गया। तो ये जो परिवर्तन आ रहा है लिंग के आधार पर है। वचन के आधार पर हम कहें कि लड़का जाता है और लड़के जाते हैं, तो ये वहां परिवर्तन हो रहा है। कारक के आधार पर लड़के के लिए आम लाओ और लड़कों के लिए आम लाओ। तो ये जब किसी शब्द पर रूप, मतलब कि किसी शब्द पर लिंग, वचन, कारक का प्रभाव पड़ते ही उसके रूप में, उसकी संरचना में परिवर्तन है, उन शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। जितने भी जो संज्ञा के शब्द हैं, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, ये सभी जो है विकारी शब्द हैं। यानी जितने भी शब्द इनमें आते हैं, संज्ञा में, सर्वनाम में, ये सब लिंग के आधार पर, कारक के आधार पर और विभक्ति के आधार पर अपने रूप को परिवर्तन कर लेते हैं, इसे हम विकारी शब्द कहते हैं। दूसरा इसका जो विभेद है अविकारी, यानी जिसमें कोई विकार नहीं हो, यानी लिंग, वचन, कारक के आधार पर का प्रयोग करने पर इनमें कोई परिवर्तन न हो, उसे अविकारी कहते हैं। ये भी चार प्रकार के हैं। आप देखेंगे, पहला है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। हालांकि अविकारी में केवल अव्यय ही होता है और अव्यय की ये भेद है। अव्यय जिसका व्यय न हो, जिसके रूप में परिवर्तन न हो, वो अव्यय है। पहला क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताता है, आप सभी जानते हैं। जैसे धीरे धीरे शब्द है तो हमेशा वो धीरे धीरे है तो धीरे धीरे ही रहेगा। संबंध बोधक, दो या दो से अधिक शब्दों को जब जोड़ता है, में है, पर है, ने है, से है, ये संबंध बोधक है। समुच्चय बोधक, दो या दो से अधिक वाक्यों को जब जोड़ता है, और है, तथा है, परंतु है, किंतु है, ये समुच्चय बोधक है। और विस्मयादि बोधक आप सभी जानते ही हैं कि जब हमारे मन के तीव्र भाव तेजी से व्यक्त होते हैं तो विस्मयादि बोधक अव्यय का आगमन होता है, जैसे आह, वाह। तो ये जो है ये अव्यय या अविकारी के चार विभेद हो गए हैं। इन पे अलग से बात की जाएगी, फिलहाल हम शब्दों के विभेद पे ही चल रहे हैं। चौथा है अर्थ के आधार पर। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अर्थ के आधार पर कितने प्रकार में बांटा गया है। तो मुख्यतः यहाँ पर मैंने 5 प्रकार लिया है, हालांकि और भी होते हैं इसमें, लेकिन ये जो मेन है अर्थ के आधार पर, शब्द का अर्थ से विशेष संबंध। अर्थ के आधार पर जो विभेद है वो 5 प्रकार के हैं मुख्यतः। एकार्थी, यानी जिस शब्द का एक ही अर्थ हो। जैसे मैंने अगर गंगा कहा तो गंगा का गंगा ही होगा, यमुना अर्थ नहीं हो जाएगा। यानी जितने भी संज्ञा हैं वो सभी जो है एकार्थी में आते हैं। यानी एक शब्द का प्रयोग करने पे हमें दूसरे अर्थ का बोध न हो, भान न हो, ज्ञान न हो,
तो उन्हें हम एकार्थी शब्द की श्रेणी में कहते हैं। जैसे हमने अस्त्र कहा तो अस्त्र ही कह रहे हैं, शस्त्र नहीं कह रहे हैं। अनेकार्थी, जब किसी शब्द का एक से ज्यादा अर्थ होगा तो उसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे हमने कहा कर, तो कर का मतलब हाथ भी होता है, कर का मतलब सूंड भी होता है, कर का मतलब टैक्स भी होता है। तो एक से जब ज्यादा अर्थ है, जैसे एक और भी शब्द है हार, तो एक हार का मतलब पराजय से है, दूसरे हार का मतलब है एक आभूषण से है, तो ये अनेकार्थी शब्द की श्रेणी में आ गया। समानार्थी या पर्यायवाची या प्रतिशब्द, ये ध्यान रखना है, तीनों जो बातें हैं एक ही है। समानार्थी कहें, पर्यायवाची कहें या प्रतिशब्द कहें, ये बात एक ही है। यानी जब किसी शब्द का एक से अधिक समान अर्थ हो, जैसे हमने कहा सूर्य, दिनकर, दिवाकर, जितने भी अर्थ उसके हैं, भानु, भास्कर, तो ये सभी जो है समान अर्थ को द्योतक करने वाले हैं, समान अर्थ को प्रतीत कराने वाले हैं, तो ये समानार्थी शब्द हो जाएंगे। अगला है युग्म शब्द या सम उच्चरित भिन्नार्थक शब्द, यानी दोनों शब्द देखने में समान होंगे, एकदम युग्म जैसा, लेकिन उनके अर्थों में विभिन्नता होगी, अंतर होगा, विभेद होगा। जैसे मैं एक शब्द यहां कहूं अवधि और अवधि, इन दोनों में अंतर है। एक का समय होता है, एक का अर्थ होता है समय, अवधि, और दूसरा जो अवधि कहेंगे तो उसका अर्थ होता है एक हिंदी की उपबोली या उपभाषा जो अवध प्रांत में, अवध क्षेत्र में बोली जाती है। या हम ये कहें कि अंश और अंश, एक अंश का अर्थ होता है कंधा और एक अंश का अर्थ होता है हिस्सा, भाग। और अंतिम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी जब कई शब्दों को मिलाकर के अपनी भाषा में प्रभाव उत्पन्न करने के लिए जब एक शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे जिसे जीता न जा सके, अजय, जो जन्मा न हो, अजन्मा, इस तरीके का जो शब्द बनते हैं वो उसे हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। तो ये हो गया शब्द के आधार पर व्युत्पत्ति, विभेद या प्रभेद। तो अब ये जो आपको इन पे अपने शब्दों को तैयार करना है, जैसे ये जो शब्द बताए गए हैं आपको कि जो तद्भव तत्सम के शब्द हैं, इनपे बहुत सारे सैकड़ों शब्द हैं, उन्हें आपको तैयार करना होगा, याद करना होगा। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो हिंदी के शब्द हैं उनका एक विभेद है, उनका प्रभेद है। मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि ये जो आज की कक्षा है आपके इस हिंदी के शब्द विभेद को समझ को और मजबूत करने में सहायक सिद्ध होगा। इसी के साथ सभी को नमस्कार।